ये भूल गए कि विजयनगर जैसा कोई साम्राज्य हुआ था जो इतना शक्तिशाली था। इस समय में कृष्णदेवराय राजा था और अष्टदिग्गजों में तेनालीराम था। तेनालीराम को राजा को कोई बात समझानी होती थी, भक्ति द्रविड़ उपजी, लाए रामानंद, प्रगट करी कबीर ने, सात द्वीप नौखंड। आज जो आप जेन जी, जो आपकी जनरेशन है, उनको लगता है कि ये जो स्टैंड अप कॉमेडी है या जो कॉमेडियन है वो रोस्ट करते हैं, कितना गजब का काम है। तो ये रोस्टिंग कोई नया मामला नहीं है, आज से 500-600 साल पहले से रोस्टिंग चली आ रही है और उससे भी पहले। हेलो एवरीवन, दक्षिण भारत के इतिहास की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम विजयनगर और बहमनी इन दोनों साम्राज्यों के बारे में जानेंगे। क्यों जानेंगे? क्योंकि इस टॉपिक से आपसे एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं और सवाल सही करने के लिए आपको ये टॉपिक पढ़ना पड़ता है। लेकिन एक बार के लिए ये एग्जाम वाली बात को साइड में रख दो और आप बस केवल एक कहानी सुनो। सवाल तो आपके सही हो जाएंगे, सही उत्तर कर ले जाओगे। तो जिस जगह की कहानी की हम बात कर रहे हैं, पहले उसको मैप में देख लेते हैं कि ये कहाँ पे स्थित थे, विजयनगर और बहमनी। क्योंकि मैप में लोकेशन देख लेने से हमें जो फैक्ट हैं या जो कहानी हम सुनने वाले हैं उसमें इंटरेस्ट ज़्यादा आता है और हमारे विजुअलाइजेशन में, हमारे इमेजिनेशन में, हमारी कल्पना में वो चीज़ें आती हैं। तो लोकेशन की अगर हम बात करें तो ये हमारे प्यारे भारत का मैप आपको दिख रहा है, दक्षिण भारत का। इसमें ये वाला जो क्षेत्र था ये बहमनी साम्राज्य के पास था और इस बहमनी के दक्षिण में स्थित था विजयनगर साम्राज्य। अगर हम बात करें कि वर्तमान में कौन कौन से राज्य हैं यहाँ पे भारत के, तो देखिए ये आपको महाराष्ट्र स्टेट दिखाई दे रहा है, ये आपको कर्नाटक दिखाई दे रहा है, ये आपको तेलंगाना दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है आंध्र प्रदेश और यहाँ पे तमिलनाडु और ये आपको केरल दिखाई दे रहा है। तो ये वर्तमान के राज्य और साथ ही साथ गोवा, ये भी महत्वपूर्ण है। आज हम इन साम्राज्यों को पढ़ते समय कंटिन्यूअस मैनर में गोवा के फैक्ट भी जानेंगे, कब किसके अधीन कैसे गया था गोवा। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नाम हैं जो लगातार कहानी सुनते समय आपके सामने आने वाले हैं, उनको भी देख लेते हैं। जैसे एक नाम महत्वपूर्ण है बरार, एक है अहमदनगर, दोनों ही वर्तमान में महाराष्ट्र स्टेट में आते हैं। फिर बात करें गोलकुंडा की, तो ये वर्तमान में तेलंगाना के अंतर्गत आता है, तेलंगाना राज्य के अंतर्गत। फिर कर्नाटक में बीजापुर कर्नाटक में है, बीदर भी कर्नाटक में है, यहाँ तालिकोटा, इसके अलावा भटकल और हम्पी, ये महत्वपूर्ण नाम हैं। और एक और महत्वपूर्ण यहाँ पे क्षेत्र है, ये है कृष्णा नदी और ये है कृष्णा की सबसे बड़ी सहायक नदी तुंगभद्रा। और इन दोनों के बीच का ये जो भूभाग आप देख रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा सिंचित होने की वजह से बहुत उपजाऊ भूभाग था। अब हम जानते हैं स्टोरी को। कहानी ये है कि विजयनगर और बहमनी दोनों ही साम्राज्य खूब शक्तिशाली साम्राज्य थे। ये खूब बड़ी बड़ी सेनाएं थी इनके पास, भव्य मंदिरों का, भव्य इमारतों का निर्माण करवाया इन्होंने। और दोनों ही साम्राज्य आपस में लड़ते भी बहुत थे। Non-stop energy, zero sugar. बहुत थे। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि विजयनगर और बहमनी दोनों सबसे ज्यादा किसके लिए लड़ते थे, तो ये लड़ते थे रायचूर के दोआब के लिए। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा उपजाऊ था। अब आप ज्योग्राफी में रटने की कोशिश करते हो कि दोआब कितने हैं भारत में और कहाँ कहाँ हैं, तो दोआब का अर्थ जान लीजिए। दोआब का मतलब होता है दो, ये आपका दो संख्या वाला, मैथ्स वाला ही 2 है। आब का मतलब होता है पानी। तो दो नदियों या दो पानी, यानी दो नदियों के द्वारा जो सिंचित भूभाग है जो कि बहुत उपजाऊ होता है, उसे दोआब कहते हैं। इसी वजह से हमारे एक राज्य का नाम पड़ा पंजाब, पंज प्लस आब, यानी 5 पानी के द्वारा सिंचित क्षेत्र। 5 पानी कौन से? तो झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज। लेकिन वर्तमान समय का हमारा जो पंजाब स्टेट है वो इस नाम के अकॉर्डिंग वाला रियल वाला पंजाब नहीं है।
क्यों? क्योंकि वर्तमान का जो भारत का राज्य पंजाब है, उससे ये पांचों नदियां बहकर निकलती ही नहीं है। विभाजन के बाद पांचों नदियां नहीं बहकर निकलती हैं। तो खैर ये ज्योग्राफी का पोर्शन है, बस आपको ये ध्यान होना चाहिए। दोआब किसे कहते हैं, पंजाब किसे कहते हैं? तो ये रायचूर के दोआब के लिए खूब लड़ते थे, विजयनगर और बहमनी खूब लड़ाइयां लड़ते थे। इसके बाद दोनों साम्राज्य पीक पे पहुंचे, फिर दोनों साम्राज्यों का हुआ पतन, डिक्लाइन हुआ। लेकिन आश्चर्य की बात यह नहीं है कि साम्राज्यों का पतन हो गया। ये तो प्रकृति का नियम है कि जो बना है वो खत्म भी होगा एक दिन। आश्चर्य की बात यह है कि हम भारतीय कुछ सालों में ही ये भूल गए कि विजयनगर जैसा कोई साम्राज्य हुआ था जो इतना शक्तिशाली था। सोचिए, हम्पी में, वर्तमान के कर्नाटक में जो जगह है हम्पी, उसमें रह रहे स्थानीय लोगों को भी ये पता नहीं था कि वो जिस जगह रह रहे हैं वो इतने बड़े साम्राज्य की राजधानी थी। हाँ, उन्हें ये पता था कि हम्पी में बहुत सारे खंडर हैं, बहुत अवशेष हैं, हम्पी में खूब सारी टूटी फूटी इमारतों की संरचना दिखाई देती है, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि ये विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था किसी समय में, और विजयनगर इतना शक्तिशाली साम्राज्य था। तो सोचिए, ये है आश्चर्य की बात कि हम भारतीय भूल गए। इसी तरह हिस्ट्री को आप ना भूल जाओ। इसी वजह से तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आप भारत के इतिहास को ठीक तरीके से पढ़ो और जानो। तो आज जो कहानी हम देख रहे हैं, अब इसके बाद मामला ये आता है कि भाई आखिर जब भारतीय हम भूल गए थे तो फिर हमें पता कैसे चला? तो देखो, जब भारत में अंग्रेज थे तो अंग्रेज हम जानते हैं कि बहुत सिस्टमेटिक तरीके से काम करते थे। और इन अंग्रेजों ने क्या किया, कॉलिन मैकेंजी नाम के एक अधिकारी को, देखो जब हम दक्षिण भारत के इतिहास की बात कर रहे हैं तो आपको कुछ नाम हैं वो मेरे पीछे पीछे या मेरे साथ साथ दोहराने हैं, ताकि आप उन नामों से सहज हो जाओगे, तो फिर फैक्ट आपको बहुत इजी मैनर में याद हो जाएंगे। तो आप नाम को दोहराइए, कॉलिन मैकेंजी। तो ये जो अंग्रेज अधिकारी था कॉलिन मैकेंजी, इसको अंग्रेजों ने काम दिया कि तुम जाओ भारत का सर्वे करो और मैप बनाओ, ताकि हम भारत पे कंट्रोल थोड़ा और तरीके से कर पाएं। तो कुल मिलाकर कॉलिन मैकेंजी पहुंचा हम्पी, यानी दक्षिण भारत पहुंचा, और उसने यहां जाकर देखा कि यहाँ पे खेतों में बड़े बड़े रथों के टुकड़े टूटे हुए हैं, यानी बड़े बड़े खंडर दिखाई दे रहे हैं। कहीं पे बड़ी बड़ी दूर में, काफी लंबी दूरी तक कुछ ऐसी संरचनाएं, स्ट्रक्चर बनी हुई दिखाई दे रही है जो कि किसी समय में बाजार हुआ करता था। तो उसे लगा, यानी कॉलिन मैकेंजी को लगा कि ये जो गांव में देख पा रहा हूं, ये जो हम्पी आज के समय में देख पा रहा हूं, ये किसी समय में ऐसा ही नहीं हुआ करता था, बात कुछ और है। अब उसने स्थानीय लोगों से पूछना स्टार्ट किया तो पता चला कि विरूपाक्ष मंदिर के कुछ पुजारियों को उनके पिता, दादा, परदादा ने कुछ कहानियां सुनाई थी। सोचे, कहानियों का महत्व हर काल, हर दौर, हर समय में कितना ज्यादा रहा है। तो विरूपाक्ष मंदिर के जो पुजारी थे उनको उनके पिता, दादा, परदादाओं ने कुछ कहानियां सुनाई थी कि ऐसा ऐसा साम्राज्य हुआ करता था। सब लोगों को तो याद भी नहीं था, पता भी नहीं था। तो अब कॉलिन मैकेंजी ने क्या किया, उन विरूपाक्ष मंदिर के पुजारियों से थोड़ी दोस्ती बढ़ाई और उन कहानियों को सुना, जो परंपराएं थी उनके बारे में जाना, शिलालेखों का अध्ययन, जो कुछ मिला उसका अध्ययन किया, सर्वे किया, और पहला वैज्ञानिक तरीके से इस जगह का सर्वे करके मैप बनाया। और इसी वजह से विजयनगर साम्राज्य को वापस दुनिया के सामने रखने के लिए जाना जाता है कॉलिन मैकेंजी को। इसी वजह से कॉलिन मैकेंजी से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, क्योंकि इतना बड़ा काम किया था इस कॉलिन मैकेंजी ने कि वापस विजयनगर के इतिहास को सबके सामने रखा कि ऐसा ऐसा एक साम्राज्य हुआ था किसी समय में। तो अब जान लेते हैं इस विजयनगर की कहानी को, कि ये तो हमने देख लिया कि एक साम्राज्य था, खूब शक्तिशाली था, पीक पे पहुंचा, पतन हुआ, उसके बाद कॉलिन मैकेंजी पहुंचा, उसे सारी कहानी पता चली, उसने ये सारी जो फैक्ट्स और ये बातें थी ये वो दुनिया के सामने लेकर आया। तो हम भारतीयों को भी वापस पता चला कि अच्छा, विजयनगर इतना शक्तिशाली एम्पायर था। लेकिन अब बात कर लेते हैं कि आखिर विजयनगर की नींव किसने रखी, संस्थापक कौन थे, राजा कौन कौन हुए, उन्होंने कौन से महत्वपूर्ण कार्य अपने शासनकाल में किए थे, जहां से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी करना सिर्फ इतना है कि ये जो कहानी अभी आपने सुनी है इसका थोड़ा सा विस्तार होने वाला है, बस इतना ही। मैप हम देख ही चुके हैं, लोकेशन हम जान ही चुके हैं।
अब यहाँ पे देखो, विजयनगर साम्राज्य में 4 प्रमुख राजवंशों ने राज किया था। एक संगम वंश ने, संगम डायनेस्टी ने, सालू वंश ने, तुलु वंश ने और अराबिडू वंश ने। आपकी जो स्लाइड्स और जो कंटेंट है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहने वाला है, तो आपको इजी मैनर में बस कहानी को सुनते जाना है। फैक्ट्स बहुत आसानी से आपको याद हो जाएंगे। अब बात करें संगम वंश कि भाई आखिर इस विजयनगर इतने शक्तिशाली एम्पायर की नींव कैसे रखी गई। तो 2 भाई थे, हरिहर और बुक्का। ये दोनों भाई काकतीय वंश के जो राजा थे उनके यहाँ सामंत हुआ करते थे। और सामंत का यहाँ पे मतलब है, क्योंकि देखो जब यूरोप का इतिहास पढ़ते हैं वहां के सामंती व्यवस्था डिफरेंट थी। दक्षिण भारत में विजयनगर में सामंत का मतलब आप यूं समझिए कि ये बड़े उच्च प्रशासनिक अधिकारी थे। तो ये क्या थे, ये काकतीय वंश के राजाओं के सामंत थे, हरिहर और बुक्का, और ये दोनों भाई थे। अब जब ये वहां पे सामंत थे उस समय में वारंगल, अभी हमने देखा तेलंगाना के अंदर गोलकुंडा को, वारंगल भी कहाँ है, तेलंगाना राज्य में है। तो वारंगल पे हुआ अटैक, और ये अटैक किसने किया था। तो साथ में जब दक्षिण भारत का इतिहास हम जान रहे हैं तो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि उत्तर भारत में क्या चल रहा था, दिल्ली की राजगद्दी पे कौन बैठा था। देखिए भारत को, इसके इतिहास को हम कभी भी पढ़ें, दिल्ली तो सबसे मुख्य केंद्र और सबसे इंपॉर्टेंट जगह रही है। तो दिल्ली में कौन राज कर रहा था, कौन राजगद्दी पे बैठा था, ये जानना जरूरी हो जाता है। जैसे आज भी हमारा देश जो है कहाँ से चल रहा है, दिल्ली से चल रहा है, क्योंकि संसद कहाँ है, दिल्ली में। कैरियर बिल जहाँ पे आप ये क्लास देख रहे हो, इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ है, दिल्ली में। तो आपकी क्लासेस, आपकी पढ़ाई भी कहाँ से चल रही हैं, दिल्ली से। तो दिल्ली हमेशा से महत्वपूर्ण रहा था, स्पेशली जब हम मध्यकालीन भारत के इतिहास को पढ़ रहे हैं। तो जब हम बात करें कि इस समय के अंदर जब विजयनगर की स्थापना की नींव रखी जा रही थी, उस समय के अंदर दिल्ली में कौन बैठा था। तो 1320 में तुगलक डायनेस्टी, क्योंकि दिल्ली में गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी, ये 5 जो वंश हैं वो ध्यान होने चाहिए, जो कि हम मध्यकालीन भारत के इतिहास को, दिल्ली को मुख्य केंद्र आधार बना करके जब डिस्कस करते हैं बहुत आसानी से, और इसमें तो और भी इंटरेस्टिंग कहानियां हैं, तो कहानियों के माध्यम से ही फैक्ट्स याद हो जाते हैं। खैर अभी इस समय 1320 में क्योंकि तुगलक डायनेस्टी रूल कर रही थी, और उसमें भी गयासुद्दीन तुगलक यहाँ पे राजगद्दी पे बैठा था, शासक था। इस समय के अंदर यहाँ पे जोना खां, जो कि गयासुद्दीन तुगलक का ही बेटा था, जोना खां, इस राजकुमार ने किया दक्षिण अभियान। और उस दक्षिण अभियान में इन काकतीय वंश के राजा, जिसका नाम था राजा प्रताप रुद्र, तो वारंगल पे अटैक किया जोना खां ने। जोना खां जिसे राजा बनते ही हम जानते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से, इसने वारंगल पे अटैक किया। अब यहाँ पे वारंगल को जो है कब्जा लिया था, वारंगल पे कंट्रोल, नियंत्रण कर लिया था जोना खां ने। और यहाँ से हरिहर और बुक्का, ये जो दोनों भाई थे, ये दोनों जान बचाकर भागे और पहुंचे कंपीली। अब देखो यहाँ पे काम करते करते इन दोनों भाइयों में स्किल डेवलप हो चुकी थी। अब जैसे ये कंपीली, और कंपीली के राजा जो थे कंपीली देव, उनके पास पहुंचे तो राजा ने देखा कि दोनों भाई, इन दोनों में स्किल अच्छी है, बेहतर काम करते हैं। उसने, कंपीली के राजा ने इन दोनों भाइयों हरिहर और बुक्का को अपने राज्य में मंत्री बना दिया। अब ये दोनों भाई वहां काम कर रहे थे, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक अपने एक विद्रोही गुरुशास्त्र को पकड़ने के लिए जो है एक और अभियान करता है दक्षिण का, और उसमें वो मोहम्मद बिन तुगलक अटैक किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इस कंपीली पे, कंपीली के राजा हार गया, मारा गया, और इन दोनों भाइयों हरिहर और बुक्का को मोहम्मद बिन तुगलक गुलाम बनाकर दिल्ली ले आया था। सोचिए, पहले काकतीय वंश के राजाओं के सामंत थे, फिर कंपीली में मंत्री थे, फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने पीछा छोड़ा नहीं, दोनों को ले आया दिल्ली, बंदी बनाकर लाया था, बकायदा इस्लाम धर्म कबूल करवा दिया था दोनों भाइयों का। फिर ये दिल्ली में काम करने लग गए। काम इसलिए क्योंकि दोनों में स्किल तो थी ना, इसी वजह से, चाहे मध्यकालीन भारत हो, आधुनिक भारत हो, या आज की बात करें, जिस भी व्यक्ति में स्किल होती है उसके लिए काम की कोई कमी नहीं होती है। तो इसीलिए अपनी कुशलता को, अपनी स्किल को डेवलप करने पे हम सबको काम करना होता है। तो यहाँ पे अब ये दोनों दिल्ली पहुंचे। जब ये दिल्ली में थे तो दक्षिण भारत में एक और विद्रोह को दबाने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने इन दोनों भाइयों हरिहर और बुक्का को भेजा दक्षिण भारत। अब जब ये दक्षिण भारत आए तो ये मिले अपने गुरु विद्यारण्य से।
थे तो ये मिले अपने गुरु विद्यारण्य से। विद्यारण्य गुरु ने इनको अपने पास बैठाया, मोटिवेट किया, क्योंकि गुरु को तो समझ आता ही है ना कि किस बच्चे में, किस शिष्य में कितना कैलिबर है, कितना पोटेंशियल है, वो क्या काम कर सकता है। तो हरिहर और बुक्का को इनके गुरु विद्यारण्य ने अपने पास बैठाया, प्रेरणा दी कि कहाँ इधर उधर भटक रहे हो, दोनों भाई मिलकर एक साम्राज्य की नींव रखो, तुम लोगों में ये कैपेसिटी है, तुम चला ले जाओगे अपने साम्राज्य को। तो दोनों भाई मोटिवेटेड हुए, प्रेरित हुए और गुरु ने ही इनको वापस हिंदू धर्म में दीक्षा दी और इन दोनों भाइयों ने तुंगभद्रा नदी के किनारे जाकर साम्राज्य की नींव रखी, जिसका नाम था विजयनगर। इसके बाद हरिहर जो था वो पहला शासक बना। अच्छा, इन हरिहर और बुक्का के दोनों भाइयों के पिता का नाम था संगम, तो इसीलिए ये वंश, ये डायनेस्टी कहलाई संगम वंश। कितनी आसान सी सिंपल सी कहानी है कि कैसे स्थापना हुई विजयनगर की। तो यहाँ पे हरिहर और बुक्का ये फैक्ट्स हम जान ही चुके हैं कि कैसे आक्रमण हुआ, कैसे दिल्ली पहुंचे, गुरु विद्यारण्य के कांटेक्ट में आए और फिर दोनों ने नींव रखी 1336 ईस्वी के अंदर विजयनगर साम्राज्य की। अब बात करें हरिहर प्रथम 1336 से लेकर 1356 तक विजयनगर का पहला शासक। इतनी बड़ी डायनेस्टी संगम वंश जिसने विजयनगर की स्थापना की, तो इसके पहले और अंतिम शासक का नाम एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो पहला शासक कौन था? हरिहर प्रथम, ये सबसे पहले राजा बना, संगम वंश का पहला शासक था। स्टार लगा लेना इस बात पे। संगम वंश क्यों कहलाता है ये हम जान ही चुके हैं। इनकी राजधानी पहले थी अनेगुंडी, फिर बाद में इन्होंने विजयनगर, जीत का शहर, विजयनगर को राजधानी बनाया, जिसे आज हम हम्पी के नाम से जानते हैं। और हम्पी, और हमने स्टोरी जानते समय एक जो मंदिर था उसका जिक्र किया, विरूपाक्ष मंदिर। तो आज भी जो हम्पी के स्मारक समूह हैं जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है, उसमें ये विरूपाक्ष मंदिर भी तो है। तो रटना कुछ होता नहीं है जीके के अंदर, आपको बशर्ते एक शानदार कहानी, एक शानदार आपके दिमाग में जो बेस है वो क्रिएट हो जाए। बहुत आसान है हिस्ट्री। तो राजधानी पहले अनेगुंडी, फिर इन्होंने ये जीत का शहर विजयनगर बनाया, इसी को इसकी साम्राज्य की राजधानी बनाया, जिसे हम हम्पी के नाम से जानते हैं। 1346 ईस्वी, अब क्योंकि दोनों भाई महत्वाकांक्षी तो थे ही, तभी तो साम्राज्य की नींव रखी, तो अपने क्षेत्र का, इस साम्राज्य का विस्तार करना स्टार्ट किया। 1346 में होयसल राज्य का संपूर्ण क्षेत्र विजयनगर में मिला लिया। राजा कौन चल रहा है? हरिहर प्रथम। 1347 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य, जिसकी लोकेशन हमने मैप में देखी, विजयनगर के उत्तर में और वर्तमान समय के महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना वाले इलाके में बहमनी साम्राज्य था। तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347, यानी जब विजयनगर और बहमनी साम्राज्य की नींव रखी गई थी, तो दिल्ली, उत्तर भारत में जो साम्राज्य, जो वंश चल रहा था, वो चल रहा था तुगलक वंश, तुगलक डायनेस्टी। पहले गयासुद्दीन तुगलक राजा था, उसके बाद शासक बना उसी का बेटा जोना खां, जिसे हम मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जानते हैं। तो इसी समय में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी और इस वजह से विजयनगर का विस्तार रुक गया था, क्योंकि जितना शक्तिशाली विजयनगर था उतना ही बहमनी भी था। दोनों में संघर्ष भी खूब होते थे, युद्ध भी खूब होते थे। 1565 तालीकोटा के युद्ध के बाद ही तो विजयनगर जो है वो खंडर में तब्दील होना स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ पे बहमनी साम्राज्य की स्थापना से विस्तार रुक गया था विजयनगर का। 1356 में हरिहर प्रथम की हो गई थी मृत्यु। उसके बाद जो भाई बुक्का था वो राजा बना 1356 ईस्वी में। 56 से लेकर 1377 ईस्वी तक बुक्का फर्स्ट राजा था। इसने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि, टाइटल धारण किया था। रायचूर के दोआब को लेकर, जो हमने देखा कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच का जो सिंचित भूभाग है, उसको लेकर बुक्का फर्स्ट के टाइम पे, क्योंकि देखो 1336 के अंदर इन्होंने स्थापना की थी और 1347 में जाकर के बहमनी किंगडम की नींव रखी गई थी, यानी बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी। तो 1347 के बाद 1356 जब बुक्का फर्स्ट राजा बना था, तब जाकर रायचूर के दोआब के लिए दोनों साम्राज्यों के बीच संघर्ष शुरू हो गया था। बुक्का फर्स्ट ने बहमनी शासक मोहम्मद शाह प्रथम, इसके साथ युद्ध हुआ था। अदोनी का ये युद्ध कहलाता है। 1368 में ये युद्ध हुआ था। इतिहासकार कहते हैं एग्जैक्ट इसका निर्णय नहीं निकल पाया था इस युद्ध का, अदोनी के युद्ध का। बुक्का प्रथम ने व्यापार को और ज्यादा बढ़ाने के लिए दूरगामी सोच, आप देखिए,
चीन तक बुक्का प्रथम ने अपना राजदूत, अपना एम्बेसडर भेजा था ताकि ट्रेड, व्यापार और ज्यादा बढ़ाया जा सके। और व्यापार बढ़ता है तो साम्राज्य की धन संपदा बढ़ती है, ज्यादा पैसे बढ़ते हैं साम्राज्य के पास, और जैसे ही धन संपदा बढ़ती है, सेना पे और ज्यादा खर्च करके, शानदार किस्म के घोड़े खरीद करके, तीर अंदाजों को रख करके, घुड़सवारों को रख करके अपनी सेना को और मजबूत बनाया जा सकता था। तो संपत्ति, धन संपदा, चाहे आज की बात करें या मध्यकाल की या प्राचीन इतिहास की, हमेशा से महत्वपूर्ण रही है, क्योंकि स्ट्रोंग होने के लिए जरूरी है वित्त का होना, फाइनेंशियली स्ट्रोंग होना। तो राजा के लिए भी जरूरी था कि सेना मजबूत चाहिए तो उसके लिए धन संपदा चाहिए। धन संपदा कहाँ से आती थी? एक तो भूमि से, यानी उपज से जो टैक्स आता था, तो भूमि कर, और जो फसलें होती थी सबसे ज्यादा उसी से, फिर व्यापार से, ट्रेड से। तो यहाँ पे अपने राजदूत को चीन भेजा था बुक्का फर्स्ट ने। बुक्का प्रथम ने और ज्यादा साम्राज्य के विस्तार के लिए अपने बेटे कंपन को कहा कि तुम अभियान पे जाओ, मदुरई अभियान पे, और इसका पुत्र जाकर मदुरई को जीत आया था। जैसे ही जीत कर आया, विजयनगर का और विस्तार हो गया। हमें ये फैक्ट कहां से पता चला? तो जो कंपन की पत्नी है गंगा देवी, इसकी संस्कृत पुस्तक है मधुरम विजयम, जिससे हमें ये जानकारी मिलती है कि कंपन, जो कि बुक्का फर्स्ट का पुत्र था, इसने मदुरई को जीता था। और इसीलिए आपसे सोर्स से क्वेश्चन पूछा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है मधुरम विजयम जो है ये किसने लिखी थी? तो कंपन की पत्नी जो गंगा देवी थी उसने लिखी थी। कौन सी भाषा में लिखी थी? तो संस्कृत में लिखी थी। फिर बात करें, फिर शासक बना हरिहर द्वितीय, राजा बना। इसने महाराजा धीराज और राज परमेश्वर की उपाधि धारण की। बहमनी शासक मोहम्मद शाह, क्योंकि इस समय में विजयनगर और बहमनी दोनों के बीच जो संघर्ष हुए, तो शासकों से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि आमने सामने कौन कौन से शासक थे। तो यहाँ पे हरिहर द्वितीय विजयनगर से शासक था और बहमनी शासक का नाम था मोहम्मद शाह। इसको पराजित करके गोवा और दामोल को छीन लिया था विजयनगर ने, यानी हरिहर द्वितीय ने गोवा और दामोल को खुद के साम्राज्य में शामिल कर लिया था। इसने श्रीलंका, जिसे सिलोन कहा जाता था, श्रीलंका को पहले क्या कहते थे? सिलोन। इसने श्रीलंका तक पे आक्रमण किया था, क्योंकि श्रीलंका पे आक्रमण करने का मतलब ही है कि नेवी बहुत स्ट्रोंग रही होगी, नौसेना। और इसके अलावा कनारा, मैसूर, त्रिचिन्नापल्ली, कांची, इन सब को जीतकर भी अपने साम्राज्य में मिला लिया था हरिहर द्वितीय ने। कब से कब तक रूल किया था? 1377 से 1404 ईस्वी तक। इस समय तक भी उत्तर भारत में कौन सी डायनेस्टी चल रही थी? तो यहाँ पे तुगलक वंश का ही राज चल रहा था 1414 तक, क्योंकि 1320 से लेकर के 1414 तक, 1414 तक जो रूल किया था उत्तर भारत में दिल्ली की राजगद्दी पे, वो तुगलक वंश था। फिर बात करें इसी हरिहर द्वितीय के समय में सायण या सायणाचार्य, ये इनका मुख्यमंत्री हुआ करता था, जिसने चारों जो हमारे वेद हैं उन वेदों पे टीका या भाष्य लिखा था। इसीलिए सायण को क्या कहते हैं? भाष्यकार, वेद भाष्यकार कहते हैं। अब आपको बस छोटी छोटी टर्म होती हैं जिनका अर्थ आपको पता हो तो फिर फैक्ट बहुत आसान तरीके से याद हो जाते हैं। टीका या भाष्य क्या होता है? तो देखो, जब भी कोई ऐसा टेक्स्ट, कोई ऐसा ग्रंथ, या फिर हम बात करें वेदों की, जो बहुत कलिष्ट हुआ करते थे, यानी कोई संस्कृत में बहुत गूढ़, बहुत गहरे और कलिष्ट शब्दों के साथ अगर कोई लिखा हुआ ग्रंथ या वेद थे, उनको अगर कोई बहुत आसान और सरल शब्दों में लिख देता था जिसको आम लोग, सामान्य लोग भी समझ सकें, तो उसे कहा जाता था कि ये टीका या भाष्य लिखा है, और उस व्यक्ति को कहते थे भाष्यकार। तो इन्होंने, सायण ने क्या किया था? जो वेद थे उनको थोड़ा आसान भाषा में कन्वर्ट किया था। इसकी वजह से इनको क्या कहा जाता है? वेद भाष्यकार। फिर बात करें, राजा बना विरूपाक्ष प्रथम, फिर बुक्का द्वितीय। इनके नाम याद रखने उतने महत्वपूर्ण नहीं हैं, क्योंकि इतिहास में आपके एग्जाम में क्वेश्चन वहीं से पूछे जाते हैं सामान्यतः, जो जहां पे रूलर ने काफी लंबे टाइम तक रूल किया, शासन किया, और उसके समय में बहुत ज़्यादा युद्ध, बहुत ज़्यादा कार्य, बहुत ज़्यादा प्रशासनिक कार्य, भवनों का निर्माण, या फिर टैक्स को लेकर के कोई ऐसा काम जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जिस राजा ने ज़्यादा लंबे समय तक रूल किया और उसके समय में काम बहुत ज़्यादा हुए, वहां से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाने की संभावना रहती है। अब ये हमने फिर यहाँ पे लिखा क्यों है? ताकि आपके माइंड में कुछ टाइम गैप ना आए
कि जब हम 1404 तक बात करके आए हैं तो 4 से 6 के बीच क्या हुआ, तो 4 से 6 के बीच कुछ नहीं, विजयनगर साम्राज्य में ही राजाओं ने ही रूल किया, इसी संगम वंश के राजाओं ने ही, लेकिन ये उतने योग्य उतने महत्वाकांक्षी शक्तिशाली नहीं थे, तो इसलिए इनको करते हैं स्किप। अब एक और महत्वपूर्ण संगम वंश का ही राजा देवराय प्रथम। देवराय प्रथम ने 1406 से लेकर 1422 तक रूल किया था। इसका कॉन्फ्लिक्ट चला था बहमनी शासक फिरोज शाह बहमनी के साथ, और फिरोज शाह बहमनी, अभी हम बहमनी डायनेस्टी के रूलर्स को, शासकों को भी जानेंगे। फिरोज शाह बहमनी विद्वान भी था, इसे कई सारी भाषाएं आती थी, और इसकी जो रानियां थी वो अलग अलग भाषाएं बोलने वाली थी। सोचिए कितना बड़ा विद्वान था। जिन रानियों से इसने शादी की वो आपस में नहीं लड़ सकती थी क्योंकि उनको एक दूसरे की भाषाएं नहीं आती थी, और इसको वो सारी भाषाएं आती थी जो इसकी रानियां बोलती थी, तो बहुत सारी भाषाओं का ज्ञाता भी था ये फिरोज शाह बहमनी। खैर, फिरोज शाह बहमनी यानी बहमनी साम्राज्य का शासक, और जो देवराय है, देवराय प्रथम, क्योंकि द्वितीय भी हुआ था, तो देवराय प्रथम संगम वंश का विजयनगर साम्राज्य का राजा था। इन दोनों के बीच भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ, संघर्ष हुआ, और इसके बाद सेना को शक्तिशाली यानी कहीं ना कहीं विजयनगर के शासक देवराय प्रथम ने डिफीट यानी हारने के बाद यहाँ पे अपनी सेना को और ज्यादा शक्तिशाली बनाने के उद्देश्य से अरब और फारस से घोड़ों को खरीदकर अश्वारोही सैनिकों की संख्या बढ़ाई थी। अब जब भी हम बात करते हैं, और फारस का मतलब है आज का ईरान, ईरान जिसकी अमेरिका के साथ लगातार जो कॉन्फ्लिक्ट है हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर वो चल रहा है, तो आप लगातार न्यूज में फारस, ईरान, ये नाम लगातार देख रहे हैं। देखिए, आज लड़ाई लड़ी जा रही है क्रूड ऑयल, कच्चे तेल, नेचुरल गैस, इनके लिए, और उस समय में जब मध्यकाल की बात हो रही है उस समय में भी संसाधनों की लड़ाई थी। घोड़े जो थे वो अरब से, फारस यानी वर्तमान समय का ईरान, यहाँ से आयात किए जाते थे। क्यों भाई, भारत में घोड़े नहीं हुआ करते थे क्या? नहीं, भारत में घोड़े होते थे, यहाँ पे अच्छी नस्लों के भी घोड़े थे, जैसे मारवाड़ी घोड़ा, जैसे एक किस्म है काठियावाड़ी, इसके अलावा मणिपुरी, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम थी। और शासकों को क्या चाहिए कि हमारे सेना में ज़्यादा से ज़्यादा हाथी, ज़्यादा से ज़्यादा घोड़े, ताकि हमारी सेना मजबूत हो। और क्योंकि दक्षिण भारत की जलवायु ऐसी नहीं थी कि यहाँ पे ज़्यादा घोड़ों का प्रजनन हो सके, संभव हो सके, तो अच्छी नस्ल के घोड़ों का अरब से, फारस से आयात किया जाता था उस समय पे भी। इवन उत्तर भारत में दिल्ली की राजगद्दी पे बैठा शासक भी इसीलिए ग्राउंड क्लियरेंस चाहता था। ये गुजरात तक का रास्ता अलाउद्दीन खिलजी भी क्लियर चाहता था। क्यों? ताकि घोड़ों का आयात और सेना में उन घोड़ों को लेने का जो काम है वो आसान रह सके, कोई बीच में बैरियर ना आए। खैर, यहाँ पे इसको भी समझ में आया कि मुझे अपनी सेना को और मजबूत करना है। इसने ध्यान देना है, तुर्क तीरंदाजों को सेना में भर्ती करना स्टार्ट कर दिया था देवराय प्रथम ने, क्योंकि देवराय द्वितीय वो शासक था, वो विजयनगर का हिंदू राजा जिसने सबसे ज्यादा सर्वाधिक मुसलमानों की भर्ती अपनी सेना में की थी। ये क्वेश्चन के रूप में भी पूछा जा सकता है आपसे। तो यहाँ पे हरिद्रा बांध भी बनवाया था देवराय प्रथम ने। देवराय प्रथम के समय पे ही स्टार लगाना इटली यात्री, क्योंकि देखिए ये यात्री क्या इतने महत्वपूर्ण होते थे कि इनके नाम, इनसे सवाल पूछे जाएं। बिल्कुल एग्जाम में सवाल इसीलिए पूछा जाता है आपसे, अब्दुल रज्जाक किसके समय में आया था, निकोलो कोंटी किसके समय में आया था, डोमिंगो पेस किसके समय में आया था, बारबोसा जब आया था भारत, उस समय भारत का राजा कौन था, दक्षिण भारत का, विजयनगर का कौन रूलर रूल कर रहा था। क्यों क्वेश्चन पूछे जाते हैं? क्योंकि ये यात्री जब आते थे विदेशों से और इन्होंने जिस जगह को घूमा होता था, जिस जगह ये गए होते थे, जो कुछ इन्होंने भारत में देखा होता था, ये अपने देश जाकर यात्रा वृतांत भी तो लिखते थे। तो ये ट्रैवलर्स जो अपने पीछे इतिहास छोड़कर गए हैं, वो भी तो इतिहास को जानने के लिए हमारे लिए एक सोर्स का काम करते हैं, स्रोत का काम करते हैं। तो इसीलिए कौन कौन ट्रैवलर किसके समय में आया था, इस सेगमेंट से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे इटली यात्री निकोलो कोंटी देवराय प्रथम के समय में विजयनगर आया था। देवराय प्रथम के दरबार में रहते थे श्रीनाथ, जिन्होंने हरविलासम की रचना की थी। ಹೊಸ ಬಿರ್ಲಾ ಓಪಸ್ ವುಡ್ ಪೇಂಟ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಅನ್ನು ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾರು ನಂಬ್ತಾರೆ? ನಾನು ನಂಬ್ತೇನೆ. ನಾನು ಕೂಡ ನಂಬ್ತೀನಿ.
ಹೊಸ ಬಿರ್ಲಾ ಓಪಿಸ್ ವುಡ್ ಪೇಂಟ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಅನ್ನು ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ನವಯುಗದ ಹೊಸ ಪೇಂಟ್. इसके बाद बात करें, फिर से इंपॉर्टेंट नहीं है, रामचंद्र राय और वीर विजय बुक्का, ये दोनों. इसके बाद महत्वपूर्ण है देवराय द्वितीय, जिसका एक फैक्ट अभी हमने जाना, सबसे ज्यादा मुसलमानों की भर्ती अपनी सेना में की, श्रीलंका के विरुद्ध अभियान किया. इसने गज बेटकर, हाथियों का शिकारी गज बेटकर और इम्माडी देवराय, ये टाइटल उपाधियां धारण की थी. और ये संगम वंश का शक्तिशाली रूलर था देवराय द्वितीय. देवराय द्वितीय के समय में वर्तमान का जो ईरान है, जिसे उस समय फारस कहा जाता था, इसी फारस का जो शासक था शाहरुख, ये शाहरुख खान नहीं है, है ना, शाहरुख, जिसका राजदूत, जिसका नाम था अब्दुल रज्जाक, तो कहाँ का एम्बेसडर आया था? फारस का एम्बेसडर आया था. भारत विजयनगर की यात्रा की थी जब देवराय द्वितीय का शासनकाल चल रहा था उस समय के अंदर. तो अब्दुल रज्जाक किसके समय भारत आया था? एक दो बार नाम भी बोल लो साथ साथ में, अब्दुल रज्जाक, तो बिल्कुल फैमिलियर हो जाओगे इन नामों से. उसके बाद फैक्ट याद करना बड़ी टास्क नहीं रहता आपके लिए. तो अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के समय में विजयनगर आया था कौन? ये फारस का राजदूत था. फिर देवराय द्वितीय विद्वानों का संरक्षक भी था और खुद भी ये विद्वान था. महानाटक सुधानिधि और महर्षि बादरायण द्वारा रचित जो ब्रह्म सूत्र था, उस पे टीका या भाष्य की रचना की. अब आप तुरंत समझ जाओगे कि अगर किसी राजा ने या किसी विद्वान ने, किसी स्कॉलर ने अगर टीका या भाष्य की रचना की है, इसका मतलब वो कृति मूल रूप से पहले से मौजूद थी. बिल्कुल, ब्रह्मसूत्र तो बादरायण के द्वारा रचित था, ये तो पहले से मौजूद था. इसी ब्रह्मसूत्र को आसान भाषा में, शब्दों में, वो कलिष्टता को हटाते हुए टीका की भाष्य किया. किसने? देवराय द्वितीय ने. फिर बात करें, मल्लिकार्जुन और विरूपाक्ष द्वितीय राजा हुए. फिर संगम वंश जो हरिहर और बुक्का ने अपने पिता के नाम पे वंश स्टार्ट किया था, इस वंश का अंतिम शासक, क्योंकि पहला और अंतिम आपको जरूर पता होना चाहिए, पहला शासक हरिहर था और अंतिम शासक का नाम था प्रौढ़ राय, या कहीं कहीं से प्रबुद्ध राय भी लिखा हुआ मिल जाता है. ये संगम डायनेस्टी विजयनगर का अंतिम नहीं था, संगम डायनेस्टी, क्योंकि विजयनगर पे तो 4 वंशों ने राज किया था ना. सबसे पहले संगम ने, फिर सालूव ने, फिर तुलुव ने, फिर अराविडू ने. तो ये संगम डायनेस्टी का अंतिम रूलर था. अपने पिता इसी विरूपाक्ष द्वितीय, क्योंकि विरूपाक्ष द्वितीय भी उतना शक्तिशाली राजा नहीं था, कमजोर शासक था, तो अपने पिता की हत्या करके ये शासक बन गया प्रौढ़ राय. लेकिन प्रौढ़ राय खुद भी महत्वाकांक्षी नहीं था, उतना शक्तिशाली नहीं था, विजनरी नहीं था. तो इसी का सेनापति था नरसिंह सालू, इसने सत्ता पे अधिकार जमा लिया. तो संगम वंश का अंतिम शासक प्रौढ़ राय था. प्रौढ़ राय के ही सेनापति ने नरसिंह सालू, या फिर कह सकते हैं सामंत ने, इसी ने क्या किया, यहाँ पे सालू डायनेस्टी की नींव रख दी थी. तो संगम वंश के बाद विजयनगर में दूसरा वंश जो स्टार्ट हुआ, उसका नाम था सालू वंश. किसने स्थापना की? नरसिंह सालू ने. फिर इसके अल्पवयस्क पुत्र थे, यानी माइनर थे, थिम्भूपाल या तिम्भूपाल भी लिखा जाता है, ये शासक बना. फिर इम्माड़ी नरसिंह शासक बना, लेकिन ये क्योंकि वयस्क भी नहीं थे और ठीक से रूल भी नहीं कर पाए, तो कुल मिलाकर एक नए डायनेस्टी, एक नए वंश की शुरुआत हुई, तुलु वंश की. तो इम्माड़ी नरसिंह की कर दी गई हत्या. किसने की? इम्माड़ी नरसिंह के टाइम पे वास्तविक शक्तियां जो थी वो नरसा नायक के पास थी, और इसी नरसा नायक के बेटे वीर नरसिंह ने इस इम्माड़ी नरसिंह की हत्या कर दी और तुलु वंश की स्थापना की. संगम डायनेस्टी के बाद विजयनगर में जो महत्वपूर्ण वंश हुआ था वो तुलु हुआ था. क्यों? क्योंकि तुलु डायनेस्टी की स्थापना जिसने की है वीर नरसिंह ने, इसी का भाई था कृष्ण देव राय. और कृष्ण देव राय से क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार पूछे जाते हैं, क्योंकि बहुत लंबे टाइम तक रूल किया, 1509 से लेकर 1529 ईस्वी तक. और उसी के साथ उत्तर भारत में एक बहुत बड़ा बदलाव, सत्ता परिवर्तन क्या हुआ था? पानीपत फर्स्ट बैटल 1526. तो जब पानीपत का फर्स्ट बैटल होने के बाद मुगलों ने अपनी नींव रखी थी भारत में, उस समय दक्षिण भारत में कौन रूल कर रहा था? तो दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य में तुलु वंश का शासक कृष्ण देव राय रूल कर रहा था. और कृष्ण देव राय बहुत विद्वान भी था,
कृष्णदेवराय बहुत विजनरी भी था, रणनीति बहुत शानदार थी, रूल बहुत शानदार किया, प्रशासन बहुत शानदार तरीके से संभाला, तो कृष्णदेवराय से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब भी क्वेश्चन पेपर सेट करने वाले व्यक्ति को लगता है कि विजयनगर से क्वेश्चन पूछना है, तो सबसे पहले टारगेट किया जाता है कृष्णदेवराय को। अब रीजन भी आपको पता चल गया क्यों ऐसा किया जाता है। तो अब जब भी कभी कृष्णदेवराय का कोई भी फैक्ट, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते हैं, कोई भी फैक्ट आपके सामने आता है, तुरंत उस फैक्ट को जाना कीजिए, दोहराया कीजिए। अगर वो नोट्स में शामिल नहीं है, तुरंत उसे राइट डाउन किया करिए। यही पैटर्न, यही तरीका ही होता है जीके को पढ़ने का। The Motorola Edge 70 Pro Plus takes the impressive Edge 70 Pro experience even further. Feels exceptionally premium, especially with those unique finishes like डाउन किया करिए। यही पैटर्न, यही तरीका ही होता है जीके को पढ़ने का। तो तुलु डायनेस्टी की नींव रखी जा चुकी थी। 1505 से 1570 तक तुलु डायनेस्टी जो थी, इसके रूलर्स ने रूल किया। सबसे पहले वीर नरसिंह है 1505 से 1509। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट रूलर कृष्णदेवराय 1509 से लेकर 1529 तक। वीर नरसिंह का ही भाई था कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय ने उपाधियां धारण की, और कृष्णदेवराय की उपाधियों को आपको ध्यान भी रखना है। एक उपाधि, एक टाइटल लिया था अभिनव भोज का, और एक आंध्र पितामह का लिया था। इसके बाद बात करें कार्यों की, तो बहमनी सुल्तान, क्योंकि विजयनगर के एम्पायर रूलर के साथ साथ महत्वपूर्ण है कि बहमनी में कौन चल रहा था, क्योंकि संघर्ष तो दोनों साम्राज्यों के शासकों के बीच लगातार चल रहा था। तो जिस समय कृष्णदेवराय विजयनगर का शासक था, बहमनी सुल्तान महमूद शाह को इसने पहले तो कारागार से मुक्त करके बीदर की राजगद्दी पे बैठाया था। क्योंकि देखिए 1509 इवन 1490 से ही, अभी फैक्ट के रूप में हम जान भी लेंगे, 1490 से पहले से ही ये जो बहमनी साम्राज्य था, जो प्रतिद्वंदी कंपटीटर था विजयनगर का, ये टूटना स्टार्ट हो गया था। और बहमनी 5 हिस्सों में टूटा था: बीदर, बरार, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीजापुर, जिनकी लोकेशन मैप पे हमने सबसे पहले देखी थी। अलग अलग समय में ये पांचों नए स्वतंत्र राज्य या कह सकते हैं सल्तनतें बनी थी, और इन्हीं पांचों सल्तनतों को कहते हैं दक्कन सल्तनत। ठीक है, तो यहां पे अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि लगातार तो बहमनी की बात हो रही थी, अचानक बीदर कहां से आ गया। क्योंकि बहमनी टूटा तो 5 हिस्सों में टूटा, या 5 नई सल्तनतें बनी, या आप कह सकते हो 5 नए स्वतंत्र राज्य बन गए उसी इलाके में। तो यहाँ पे बीदर के, अब इंपॉर्टेंट बात है कि चाहे बहमनी टूट गया हो, तब भी ये पांचों जो दक्कन सल्तनतें थी, ये कॉम्पिटिटर ही तो थी विजयनगर के शासकों की। तो ऐसे में बीदर के राजा को, या जो बहमनी सुल्तान महमूद शाह था, ये बीदर की राजगद्दी पे वापस क्यों बैठाया कृष्णदेवराय ने? अपनी दूरगामी सोच के चलते, क्योंकि विजनरी था ना कृष्णदेवराय। कैसे कि ये जो बीदर था, अब बीजापुर है, बरार है, अहमदनगर है, गोलकुंडा है, ये जो चारों थी, इनकी बीदर के साथ किसी तरह से पूरी साठगांठ होके पांचों के पांचों अटैक ना कर दे विजयनगर पे, तो कहीं ना कहीं वो जो फूट डालो राज करो वाली नीति थी, कुछ उसके हिसाब से। और दूसरा, यहाँ पे जब हम बात करते हैं अली बीदर की, अमीर अली बीदर, नाम ध्यान रखना क्योंकि इसे कहते हैं दक्कन की लोमड़ी। बहुत बार इस तरह की जो संज्ञाएं दी जाती हैं, उनके थ्रू भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अमीर अली बीदर, जिसने बीदर शाही की शुरुआत की, इसे कहते थे दक्कन की लोमड़ी। ये क्या था? जिस समय बहमनी सुल्तान महमूद शाह का शासनकाल था, वास्तविक शक्तियां इस व्यक्ति के पास थी, और इसने क्या कर रखा था? इस महमूद शाह को बंदी बना रखा था। कृष्णदेवराय ने जब बीदर पे अटैक किया तो पाया ये तो भाग गया, तो पाया कि जो शासक है वो तो कैद है। तो उसने, कृष्णदेवराय ने बाकायदा शासक को, इस बीदर के किले पे अटैक किया उस समय, शासक को कैद से आजाद करवाया, वापस बीदर की राजगद्दी पे बैठाया, और कृष्णदेवराय ने इस तरह से विजयनगर के एक कॉम्पिटिटर को कहीं ना कहीं बैलेंस करने की भी कोशिश की। फिर कृष्णदेवराय ने पुर्तगालियों, क्योंकि देखिए 1498 में वास्को डी गामा ने, ध्यान देना सेंटेंस पे, जनरली क्या लिखा हुआ मिलता है? 1498 में वास्को डी गामा ने भारत को खोजा। भारत कोई खोया हुआ नहीं था। अगर जलीय मार्गों से व्यापार नहीं हो रहा था तो स्थलीय मार्गों से हो रहा था। स्थलीय मार्ग अवरुद्ध हुए
तब जाकर जलीय मार्गों की खोज होना स्टार्ट हुई। पुर्तगाल और स्पेन के जो लोग थे वो इस खोजों में सबसे आगे थे, क्योंकि हेनरी द नेविगेटर, कुछ हॉलीवुड मूवीज भी बनी हुई हैं कि कैसे वो जलीय मार्गों की खोज के लिए, इन अभियानों के लिए पैसा भी तो बहुत खर्च होता था, तो किस तरह से सपोर्ट दिया जा रहा था। तो कुल मिलाकर जो पुर्तगाली वास्को डिगामा, उसने भारत तक आने का जलीय मार्ग खोजा था, भारत को नहीं खोजा था, भारत खोया हुआ नहीं था उस समय में। तो 1498 कुल मिलाकर ये पोर्चुगीज जो थे ये भारत आ चुके थे, है ना। वास्को डिगामा आया, उसके बाद पीछे पीछे ये लोग सारे आते गए। अब कृष्ण देव राय ने पुर्तगालियों से मित्रतापूर्ण संबंध रखे। क्यों? क्योंकि इन पुर्तगालियों ने आते ही, क्योंकि देखिए होता क्या है, जब आप अपने घर से दूर किसी शहर में जाते हो अपनी ऑफलाइन कोचिंग के लिए या पढ़ने के लिए या कॉलेज के लिए, तो उस समय आप देखते हो कि उस शहर के जो लोकल लोग हैं ना, स्थानीय लोग, वो बहुत ज़्यादा एजुकेशन की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। और ये हर बड़े शहर के साथ है। अगर आप दिल्ली जाएंगे तो दिल्ली के लोकल लोग आपको बहुत कम पढ़ते हुए मिलेंगे, लेकिन आप जा रहे हैं अपने गांव से इतनी दूर और आपको लगता है कि मैं इतनी दूर पढ़ने आया हूं तो मेरा तो काम ही पढ़ना है, मेरा प्राइम फोकस, मेरा ध्येय पढ़ना है, यहाँ के लोग तो पढ़ ही नहीं रहे हैं। अब आप सोचिए, ठीक यही काम उस समय हुआ करता था। पोर्चुगीज इतनी दूर से व्यापार करने आए थे, उन्होंने इन समुद्री रास्तों को खोजने पे पैसे खर्च किए थे, तो ऐसे में उनके लिए व्यापार करने के लिए यहाँ भारत में पैर जमाना बहुत जरूरी था। जबकि भारत के यहाँ के स्थानीय लोग उस लेवल पे व्यापार को महत्व नहीं दे रहे थे कि ये जो अरबी हैं, जो घोड़ों का व्यापार करते हैं, ये क्यों ना हम इस पे कंट्रोल करें। नहीं, पोर्चुगीज ने तुरंत ध्यान दिया, क्योंकि उनका प्राइम फोकस ही क्या था यहाँ आते ही, कि व्यापार को कंट्रोल में लेना है। तो यहाँ पे पुर्तगालियों ने अरबों से तुरंत घोड़ों का व्यापार ही क्यों छीना? क्योंकि घोड़ों का व्यापार राजा के लिए भी जरूरी है, राजा से निकटता, राजा से मित्रता के लिए जरूरी है। और व्यापार का सिंपल मतलब है, आप कुछ देंगे, उसके बदले में आपको कोई चीज मिलेगी। तो ऐसे में पुर्तगालियों को राजा से चाहिए कि यहाँ पे राजा उनके लिए बाधा ना बने, किसी तरह की सपोर्ट करे उनके पैर जमाने में, उनके व्यापार में। तो जैसे ही घोड़ों का व्यापार पुर्तगालियों ने अपने कंट्रोल में किया, राजा को घोड़े चाहिए अपनी सेना के लिए, तो इसके लिए राजा ने, कृष्ण देव राय ने भी पुर्तगालियों से मित्रता की। क्यों? क्योंकि अरबों से घोड़ों का व्यापार इन पुर्तगालियों ने छीन लिया था। और 1510 में पुर्तगालियों ने बीजापुर से गोवा भी छीन लिया। सोचिए, 1510 में गोवा पे जो अधिकार था, कंट्रोल था, वो इन पुर्तगालियों का हुआ। और 1961 आजादी के भी इतने साल बाद, यानी लगभग 450 सालों तक रूल करने के बाद, अपने अधिकार में रखने के बाद, गोवा को छोड़ा था पुर्तगालियों ने। 1961 में जाकर गोवा जो है वो पूरी तरह से भारत का बना था। तब तक लगातार 1510 से 1961 लगातार इन पुर्तगालियों ने गोवा को अपने कंट्रोल में रखा था। इसीलिए जब भी आप कभी गोवा जाते हो तो आपको वहां की जो कल्चर दिखाई देती है वो बिल्कुल पुर्तगालियों से मिलती जुलती है, क्योंकि इतने लंबे समय तक रूल किया था। इसके बाद बात करें, क्योंकि हमारा फोकस है कृष्ण देव राय। पुर्तगालियों से दोस्ती की, 1510 में पुर्तगालियों ने गोवा को अपने कब्जे में ले लिया। हालांकि आसान नहीं था, इतिहास में बहुत सारी स्टोरीज हैं। गोवा पे भी एक बार में कब्जा नहीं कर पाया था, क्योंकि बीजापुर का जो सुल्तान था, यानी बीजापुर का जो शासक था, वो कोई हाथ पे हाथ धरकर थोड़ी बैठा था। उसने वापस अटैक किया गोवा को छुड़वाने के लिए, छुड़वा भी लिया था, लेकिन जो अल्बुकर्क था, जो गवर्नर था इन पुर्तगालियों का, उसने वापस अटैक करके गोवा को ले लिया था। तो खैर उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि गोवा का अपना जो राज्य है, इसका अपने आप में भी तो पूरा इतिहास है। आज तो हमारा टारगेट है विजयनगर और फिर साथ में बहमनी। कृष्ण देव राय ने जो कालीकट, जहां पे वास्को डिगामा आया था, कालीकट पे अमूमन सामान्यतः ये देखने को मिलता है कि कालीकट को किसी ने भी अपने कंट्रोल में नहीं ले पाया। या अरब सागर का ये जो बिल्कुल तट है, क्या कहते हैं इस तट को? मालाबार तट। ये जो मालाबार तट है, क्योंकि इसकी लोकेशन आप देखिए, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों मिल रहे हैं नीलगिरी में, तो यहाँ तक पहुंचना आसान नहीं था सेना के लिए। तो कालीकट आप कह सकते हैं लगातार यहाँ हिंदू राजाओं के अधीन ही था। तो यहाँ पे जब वास्को डिगामा भारत आया तो कालीकट में उपाधि यहाँ के राजा लेते थे जमोरिन। तो जमोरिन था, जमोरिन ने वास्को डिगामा का बहुत बेहतर शानदार स्वागत भी किया था। अब यहाँ पे पीछे पीछे ये जो पुर्तगाली आए, ये जो अल्बुकर्क आया इनका गवर्नर, इसने कृष्ण देव राय से कहा कि जमोरिन के खिलाफ जो है हम एक अभियान करते हैं, आप हमें सपोर्ट दो। अब क्योंकि कृष्ण देव राय की नीति भी थी
कि एक हिंदू राजा यहाँ पे रूल कर रहा है, मैं इन बाहर से आए पुर्तगालियों से मित्रता तो है, व्यापार तो ठीक है, लेकिन इसके बावजूद ये प्रस्ताव नहीं मान सकता। तो इसी वजह से कृष्ण देव राय ने कालीकट के जमोरिन के विरुद्ध जो संधि प्रस्ताव था उसको अस्वीकार कर दिया कि भाई एक हिंदू शासक के खिलाफ मैं किसी तरह के प्रस्ताव जो पुर्तगाली दे रहे थे उसको स्वीकार नहीं कर सकता। जमोरिन अरब सागर के तट पर एक शक्तिशाली हिंदू राजा था। जमोरिन ये उपाधि टाइटल लिया करते थे। पुर्तगाली गवर्नर का नाम क्या था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। इसने कृष्ण देव राय को कालीकट के शासक के खिलाफ सैन्य सहायता की पेशकश की थी। यहाँ पे कृष्ण देव राय ने मना कर दिया था। कृष्ण देव राय के समय कौन से यात्री विजयनगर आए थे? तो डोमिंगो पायस और साथ में बारबोसा, इन दोनों ने विजयनगर की यात्रा की थी। जो डोमिंगो पायस था इसने तो विजयनगर की तुलना रोम से की कि इतना भव्य, इतना सुंदर, इतना आलीशान, शानदार तरीके से जो इन्होंने इमारतें बना रखी है, इतने बड़े इनके बाजार हैं, हीरे मोती जवाहरात जो बाजारों में बिकते हैं, कितना धनाढ्य ये साम्राज्य है। तो काफी कुछ लिखा डोमिंगो पायस ने। तो पूछा जा सकता है आपसे कि कृष्ण देव राय के समय में कौन यात्री जो था वो भारत आया था? तो पुर्तगाली यात्री था डोमिंगो पायस, और इसने भारत की विजयनगर की तुलना किससे की थी? रोम से, क्योंकि रोम किसी समय में जाना जाता था ना अपनी समृद्धि के लिए, अपनी खूबसूरती, भव्यता के लिए। फिर बात करें कि कृष्ण देव राय का समय जो था ये तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। कृष्ण देव राय के दरबार में रहते थे 8 विद्वान और इनको कहा जाता था अष्ट दिग्गज। और इनमें सबसे प्रसिद्ध जो नाम था अष्ट दिग्गजों में वो था अल्सानी पेदन, और सबसे लोकप्रिय जो नाम था वो था तेनाली रामकृष्ण, जिसे हम तेनाली राम कहते हैं। और तेनाली राम के किस्से बहुत मशहूर हैं। तेनाली राम जो था ये अपनी कुशाग्र बुद्धि, हाजिर जवाबी और हास्य व्यंग्य के लिए जाना जाता था। आज जो आप जेन जी, जो आपकी जनरेशन है, उनको लगता है कि ये जो स्टैंड अप कॉमेडी है या जो कॉमेडियन है वो रोस्ट करते हैं, कितना गजब का काम है, कितना शानदार EQ IQ लेवल है जो बंदा रोस्ट करता है। तो आप यूं समझिए कि ये कोई आज का ट्रेंड नहीं है। देखिए, खान पान, सभ्यता, संस्कृति, हमारा पहनावा, जो फैशन आप देखते हैं, या जो भी घटनाएं और चीज़ें वर्तमान समय की आपको अट्रैक्ट करती हैं, यकीन मानिए वो बहुत पुरानी है। सोचिए, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं विजयनगर साम्राज्य की, हम बात कर रहे हैं 1509 से 1529 ईस्वी की, कृष्ण देव राय का जब शासन था। इस समय में कृष्ण देव राय राजा था और अष्ट दिग्गजों में तेनाली राम था। तेनाली राम को राजा को कोई बात समझानी होती थी तो बहुत बार ज्ञान हास्य व्यंग्य के रूप में यानी रोस्ट करके दिया करते थे तेनाली राम। तो ये रोस्टिंग कोई नया मामला नहीं है, आज से 500-600 साल पहले से रोस्टिंग चली आ रही है और उससे भी पहले। और जिस तरह से दक्षिण भारत में जो कृष्ण देव राय और तेनाली राम के किस्से मशहूर हैं, उसी तरह से हम उत्तर भारत में अकबर और बीरबल के किस्से सुनते हैं। अब आप एक रिलेट कर पा रहे होंगे दोनों घटनाओं में कि अकबर के दादा के समकालीन थे कृष्ण देव राय। कैसे? कि जिस समय कृष्ण देव राय थे उस समय बाबर कौन था? अकबर का दादा। अकबर के पिता का नाम हुमायूं, हुमायूं के पिता का नाम बाबर, बाबर जिसने मुगलों की नींव रखी यहाँ पे भारत में। 1526 में बाबर रूल किया करता था। तो दादा के जमाने से होते हुए उत्तर भारत में पोतों के जमानों तक भी रोस्टिंग चल रही थी। तो ये कोई नया नहीं है वर्तमान समय का। जेन जी को शायद लगता होगा ये हमारे समय में आया है, ये बहुत नया है। अब बात करें प्रमुख रचना, तो जो तेनाली राम था उसकी प्रमुख रचना आपको पता होनी चाहिए पांडुरंग महात्म्यु, और ये तेलुगु साहित्य के जो 5 महाकाव्य हैं उनमें से एक है। तो अष्ट दिग्गज किसके समय में थे? 8 विद्वान, ये थे कृष्ण देव राय के समय में। कृष्ण देव राय ने खुद भी तमिल भक्ति संत आंडाल की कथा पर, देखिए जब भी भक्ति आंदोलन की बात आती है तो एक लाइन बोली जाती है, भक्ति दरविड़ उपजी लाए रामानंद प्रगट करी कबीर ने 7 द्वीप नौखंड। यानी भक्ति आंदोलन जो था उसकी शुरुआत हुई थी द्रविड़ यानी दक्षिण में, उसे रामानंद उत्तर भारत लेकर आए थे और रामानंद के शिष्य थे कबीर, जिन्होंने इसे पूरे संसार में फैलाया था। और जब भक्ति आंदोलन की बात आती है तो आपको 2 फैक्ट याद करने होते हैं। एक फैक्ट कि एक तो थे आलावार संत और दूसरे थे नैनार। आलावार जो संत थे वो विष्णु जी की भक्ति करते थे,
नैनार जो संत थे वो शिव जी की भक्ति करते थे। आलावार संतों में 12 संतों में एकमात्र महिला संत थी जिसका नाम था आंडाल। और इसी आंडाल की कथा पर कृष्ण देव राय ने एक महाकाव्य जिसका नाम था आमुक्त माल्यद, इसकी रचना की थी। जिसकी किस भाषा में रचना की थी कृष्ण देव राय ने? तेलुगु भाषा में। इस महाकाव्य का एक खंड किस पर है? तो राजनीति पे है कि किस तरह का प्रशासन होना चाहिए। सुशासन पे अपने विचार प्रस्तुत किए थे इसमें कृष्ण देव राय ने। फिर संस्कृत में कृष्ण देव राय के कुछ प्रमुख नाटक भी हैं, जाम्बवती कल्याणम और उषा परिणय। फिर बात करें, मंदिरों में खूब अनुदान भी दिए थे। हजारा मंदिर, विठल स्वामी मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर, तिरुपति मंदिर। इसके अलावा विजयनगर यानी आज जिसे हम हम्पी के नाम से जानते हैं, इसी के पास में, विजयनगर के पास ही एक उपनगर बसाया था अपनी माँ के नाम पर। और इस उपनगर का नाम था नागलपुरम, क्योंकि इनकी माँ का नाम था नागल देवी या नागाम्बा भी लिखा हुआ मिल जाता है। तो उन्हीं के नाम पे कृष्ण देव राय ने एक उपनगर भी बसाया था। फिर बात करें, कृष्ण देव राय के बाद शासक बने अच्युत देव राय और इनके समय में पुर्तगाली फर्नाओ नुनीज ने विजयनगर की यात्रा की थी। उसके बाद सदाशिव राय उतने योग्य नहीं थे और इसी के समय में जो वास्तविक शासक था, यानी जो पावर जो थी वो राजा के पास ना होकर कृष्ण देव राय ने जिससे अपनी पुत्री का विवाह किया था, आलिया राम राय, उसके पास वास्तविक शक्तियां थी। कब? जब विजयनगर का तुलु डायनेस्टी का रूलर था सदाशिव राय, उस समय की बात हो रही है। क्योंकि 1565 विजयनगर के लिए सबसे महत्वपूर्ण और आप कह सकते हैं सबसे काला अध्याय इसी में लिखा गया। 1565 तालीकोटा, बन्नीहट्टी, राक्षसी तंगड़ी, आपको कोई भी नाम दिया जा सकता है। इस युद्ध के अंदर जब 4 जो सल्तनतें थी वो शामिल हो गई, बहमनी वाली जो टूटा था बहमनी, उसकी 4 सल्तनतों ने शामिल होकर एक साथ एकजुट होकर विजयनगर के खिलाफ अभियान किया था तालीकोटा में। ये राम राय मारा गया था, विजयनगर यहीं से जो है खत्म होना स्टार्ट हो गया था। तो 1565 में कृष्णा नदी के तट पर तालीकोटा जगह को हमने मैप में इसीलिए सबसे पहले देखा था। तो यहाँ पे लड़ाई हुई, विजयनगर को पराजय मिली, राम राय मारा गया और बीजापुर का जो शासक था, स्टार लगाना इस बात पे, जिसका नाम था अली आदिल शाह, इसने किया था पूरी सेना का नेतृत्व। सेना में शामिल कौन कौन था? बीजापुर शामिल था, गोलकुंडा शामिल था, अहमदनगर और बीदर। आपने एक बात नोट की कि यहाँ पे 5वीं सल्तनत बरार नहीं है। बरार का कोई खास वो यहाँ पे माइंडसेट बन नहीं पाया इनके साथ शामिल होने का, क्योंकि बरार की गोलकुंडा से भी 36 का आंकड़ा चलता था। ऐसा नहीं है 5 दक्कन सल्तनतें आपस में बहुत एकजुट होकर रहती थी, नहीं, ये आपस में भी एक दूसरे को एक्वायर करने की कोशिश पे ही रहती थी। तो यहाँ पे बरार नहीं था, क्योंकि तालीकोटा का युद्ध विजयनगर के हिसाब से देखें तो सबसे महत्वपूर्ण युद्ध, सबसे निर्णायक युद्ध, क्योंकि इसके बाद विजयनगर साम्राज्य पतन की तरफ चल पड़ा था। तो यहाँ पे कौन शामिल नहीं था दक्कन की सल्तनतों में? तो बरार शामिल नहीं था, बीदर था, गोलकुंडा था, अहमदनगर था, बीजापुर था, ये चारों शामिल थे। और बीजापुर का जो शासक था अली आदिल शाह, इसने सेना का नेतृत्व किया था, लीड किया था और पराजय मिली थी विजयनगर को। राम राय मारा गया था और सदाशिव राय उतना योग्य शासक तो था ही नहीं। तो ऐसे में एक नए वंश की स्थापना हुई, अराविडू वंश, और ये विजयनगर का अंतिम वंश भी था। और इस वंश के जो शासक थे वो उतने शक्तिशाली नहीं थे कि फिर से पतन की तरफ जाते हुए, डिक्लाइन होते हुए विजयनगर को फिर से उठा ले जाएं, फिर से पावरफुल बना ले जाएं, इतना इनमें दमखम नहीं था। तो यहाँ पे राम राय जो मारा गया था ना, उसी का भाई था तिरुमल। इसी तिरुमल ने उस जो तुलु डायनेस्टी का सदाशिव राय था उसको हराकर अराविडू वंश की स्थापना की। बहुत बार इतिहासकार इस तालीकोटा के युद्ध तक ही तुलु डायनेस्टी को रखते हैं कि 1565 के बाद नया वंश आ गया था, नहीं, 1570। और ये जो थोड़े बहुत कॉन्फ्लिक्ट वाली चीजें होती हैं, क्योंकि वो उतनी इंपॉर्टेंट उसमें नहीं रहती हैं डेट लाइन में, तो ऐसा कोई सवाल आपसे पूछा भी नहीं जाएगा। पूछा क्या जाएगा? तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1565 में। उस समय विजयनगर का जो शासक था वो कौन था? तो सदाशिव राय था। और असली पावर किसके पास थी? आलिया राम राय के पास थी। और कौन सी सल्तनतों ने युद्ध किया था विजयनगर के खिलाफ? तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यहाँ पे बीदर को आपको रखना है और बरार को हटाना है।
ध्यान देना है, बीदर को रखना है, क्योंकि बीदर बरार जनरली ये कंफ्यूज करती हैं आपको। गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर ये ठीक है, बीदर बरार में कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को, तो ध्यान देना है बीदर शामिल थी। बरार, दरार इसी ने डाली, बरार ने ही दरार डाली, क्योंकि जब भी आप बात करें ना न्यूमोनिक्स की या कोई ट्रिक की, तो देखो ट्रिक से कभी भी जीके पढ़ा नहीं जा सकता। सबसे आप कह सकते हैं बकवास पैटर्न में शामिल होता है कि ट्रिक से चीज़ें याद हो रही हैं। नहीं, ट्रिक बिल्कुल कारगर नहीं होती है जीके के लिए। अगर आपने इतिहास में 50 ट्रिक बना लिए हैं, 50 पॉलिटी में बना लिए हैं, 20-30 ज्योग्राफी में बना लिए हैं, या इससे ज़्यादा कि हर चीज़ ट्रिक से याद हो रही है, सोचो आपको एग्जाम हॉल में कितनी ट्रिक याद आ जाएंगी। तो ट्रिक से याद नहीं करनी है। हाँ, कुछ चीज़ें जो आप पढ़ रहे होते हो और आपका माइंड क्लिक करे कि ये ऐसा सा एक पैटर्न इस पर्टिकुलर में, क्योंकि इसमें मैं सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होता हूँ, क्योंकि ये बात स्टूडेंट को खुद पता होती है कि फैक्ट्स में वो सबसे ज़्यादा कंफ्यूज कहाँ हो जाता है। तो उसके लिए आपने एक माइंड मैप बना करके या फिर एक कोई ट्रिक का सहारा ले लिया तो ठीक है, यानी पूरे जीके में 10-20 ट्रिक आपने बना ली, वहाँ तक मामला ठीक है। लेकिन अगर आप हर चीज़ ट्रिक से पढ़ना चाहते हैं, वो बहुत ख़राब मामला है, क्योंकि उससे लंबे समय तक आपको चीज़ें याद ही नहीं रह सकती हैं। आपको ट्रिक के लिए ट्रिक बनानी पड़ेगी फिर। तो यहाँ पे राम राय के भाई तिरुमल ने क्या किया, सदाशिव राय को हराकर अराविडु वंश की स्थापना कर दी थी और राजधानी पेनुगोंडा को बनाया था। इसके बाद अराविडु वंश के शासक वेंकट द्वितीय ने स्पेन के राजा फिलिप थर्ड को पत्र लिखकर ईसाई पादरियों को आमंत्रित किया था यहाँ पे। तो क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है कि वो कौन रूलर था और कौन से वंश का था जिसने स्पेन के राजा, क्योंकि देखो पुर्तगाली आ गए थे भारत में 1498 में, तो पुर्तगाल और स्पेन वर्ल्ड मैप में दोनों लोकेशन को देखना, क्योंकि जितनी ज़्यादा लोकेशन आप देखते हो, इतिहास, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी खुद तो सबसे ज़्यादा मैप से ही आपको ध्यान रहती है। जितनी ज़्यादा बार मैप आप देखोगे फैक्ट्स उतने आसान लगेंगे। इसीलिए हम पढ़ते समय सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं मैप का, चाहे हम हिस्ट्री पढ़ रहे हो, चाहे हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट, लेकिन मैप सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैप, उससे कहानी की इमेजिनेशन भी बनती है, आपको फैक्ट्स आसानी से याद होते हैं। फिर अराविडु वंश का अंतिम शासक, जो कि विजयनगर का भी अंतिम शासक था, इसका नाम था श्रीरंग तृतीय या रंग तृतीय, जो कि अंतिम रूलर था। तो दोनों ही तरफ से अंतिम था, विजयनगर का भी अंतिम, विजयनगर का प्रथम और संगम वंश का प्रथम हरिहर, और विजयनगर का अंतिम और अराविडु वंश का अंतिम तो रंग तृतीय या श्रीरंग तृतीय। विजयनगर के पतन के बाद जब भी कोई बड़ा साम्राज्य टूटता है तो कुछ छोटे स्वतंत्र राज्य बनते हैं। यहाँ पे कौन कौन से बने, तंजौर, मैसूर और मदुरई, ये स्वतंत्र राज्य बने थे। मैसूर जिस पे वाडियार वंश के राजाओं ने रूल किया, फिर हैदर अली और टीपू सुल्तान, उसके बाद टीपू सुल्तान, हैदर अली, अंग्रेजों के साथ लगातार संघर्ष, मैसूर के संघर्ष युद्ध जो हैं वो हम पढ़ते ही हैं, तो तुरंत फिर मॉडर्न हिस्ट्री की आपको एक स्ट्रक्चर फॉर्म होने लग जाती है कि अच्छा विजयनगर टूटा था तभी तंजौर, मदुरई और यहाँ पे जो मैसूर है ये अस्तित्व में आए थे। विजयनगर के प्रशासन, क्योंकि प्रशासन से कुछ टर्मिनोलॉजी से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। राय किसे कहते थे विजयनगर में, राजा को कहते थे। महाप्रधान या प्रधान किसे कहते थे, तो राजा के बाद जो पावरफुल पोस्ट होती थी उसे कहते थे महाप्रधान। यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं? इसमें माइक्रोफाइबर है। माइक्रोफाइबर यानी जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत। हमारे सीमेंट में नहीं है। पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है। सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रोफाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है। महाप्रधान। इसके बाद बात करें, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में है तो आपको ईज है इस मामले में, जो भी चाहें आप पढ़ सकते हैं। रायसम किसे कहते थे, तो द ऑफिशियल रेस्पॉन्सिबल फॉर रिकॉर्डिंग द किंग्स वर्बल ऑर्डर्स इनटू ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स एंड लेटर्स, यानी राजा जो कुछ मौखिक रूप से बोलता था उसको दस्तावेजों, पत्रों में लिखने का काम जो अधिकारी करता था उसे रायसम कह दिया जाता था। मुद्राकर्ता, तो राजा के आधिकारिक पत्रों पर मोहर लगाने वाला अधिकारी कहलाता था मुद्राकर्ता। अमर नायक, बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। दंड नायक, अमर नायक कौन होते थे, तो अमर नायक सैन्य कमांडर को कहा जाता था अमर नायक। इन्हें राजा के द्वारा जो भूमि दान दी जाती थी उसे अमरम कहते थे। भूमि या जागीर दी जाती थी कि इस पे जो कुछ फसल हो रही है उसको तुम अपने पास रखो, और इसके बदले में इनका काम होता था सेना को रखना,
जब कभी राजा को आवश्यकता होती सेना प्रोवाइड करवाना और युद्ध के समय राजा की मदद करना। विजयनगर साम्राज्य की ये जो नायनकार व्यवस्था थी ये बहुत इंपॉर्टेंट थी और ये इसी पे आधारित थी। अमर नायक कौन होते थे? सैन्य कमांडर। इनको जो भूमि दी जाती थी उसे अमरम कहते थे। मंडलम जो प्रशासन, आज आप क्या देखते हैं, भारत है, भारत में स्टेट्स हैं जिनमें से आप में से हर एक स्टूडेंट किसी ना किसी स्टेट से है। उस राज्य के अंदर क्या है? उस राज्य के अंदर जिले हैं। प्रशासनिक आधार पे बंटवारा कर रखा है ना, तो राज्य किस में बंटा हुआ है? जिलों में। जिले आगे किस में बंटे हुए? तहसीलों में। आप जो भी एड्रेस लिखते हैं आप अपनी तहसील भी लिखते होंगे, गांव, तहसील, उसके बाद जिला, फिर राज्य। तो ठीक इसी तरह इस समय पे भी विभाजन हुआ करता था। क्या? मंडलम, यानी आज का स्टेट, प्रांत, उसे क्या कहते थे? मंडलम। मंडलम के बाद वलनाडु या कोट्टम होते थे। कोट्टम के बाद होता था जिला स्तर को कहते थे नाडु। जैसे आज आप जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं उसे विजयनगर में क्या कहते थे? नाडु कहते थे। नाडु आगे किस में बंटा हुआ था? मेलाग्राम में। मेलाग्राम का मतलब ही था 50 गांवों का समूह है और सबसे छोटी इकाई होती थी गांव, जिसे विजयनगर में उर कहा जाता था। और बहुत बार पूछा गया है उर किसे कहते हैं, तो सबसे छोटी इकाई उर और 50 उर मिलकर बनता था मेलाग्राम। और मेलाग्राम के बाद होता था जिला यानी नाडु। नाडु आगे होता था वलनाडु और सबसे बड़ा यहाँ पे प्रांत जिसे मंडलम कहते थे। मंडलेश्वर या नायक किसे कहते थे? तो जो इस मंडलम का मुखिया होता था उसे, यानी प्रांत के मुखिया को कहते थे मंडलेश्वर या नायक। ये आमतौर पर राज परिवार का सदस्य होता था और उसके पास ठीक ठाक अधिकार, राइट्स होते थे, प्रशासनिक और सैन्य अधिकार होते थे। उसके बाद नाडु के प्रशासनिक अधिकारियों को, अब नाडु किसे कहते हैं वो समझ आ गया। नाडु यानी वर्तमान समय का जिला। विजयनगर में डिस्ट्रिक्ट को कहते थे नाडु। तो नाडु के प्रशासनिक अधिकारियों या सामान्य गणमान्य लोगों की जो सभा होती थी उसे कहा जाता था नाटवर। आयगर व्यवस्था, नयनकार और आयगार, ये दोनों व्यवस्थाएं विजयनगर की महत्वपूर्ण थी। आयगार क्या था? ग्रामीण प्रशासन प्रणाली, यानी विजयनगर की सबसे अनूठी विशेषता थी ये, प्रत्येक गांव को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में चलाने के लिए 12 अधिकारियों का एक समूह होता था और इसी समूह को क्या कहते थे? आयगार कहते थे। और ये पद वंशानुगत, हेरिडिटरी होता था और इन्हें वेतन के बदले क्या दिया जाता था? कर मुक्त भूमि, टैक्स फ्री लैंड प्रोवाइड करवाई जाती थी, जिसे कहा जाता था मान्यम। हिस्ट्री में टर्मिनोलॉजी सेम रहती है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो मान्यम किसे कहा जाता था? तो ये जो आयगर होते थे, यानी जो अधिकारी होते थे जिनको आयगर कहते थे, इन आयगर को वेतन ना दे करके इनको जो टैक्स फ्री लैंड प्रोवाइड करवाई जाती थी उसे कहते थे मान्यम। कर्णकम किसे कहते थे? तो भूमि अभिलेख, राजस्व और लेखा जोखा रखने वाले को। कंदाचार, सैन्य विभाग को। और सैन्य विभाग के प्रमुख को क्या कहते थे? दंड नायक। अमर नायक, दंड नायक, अमरम, ये मान्यम, ये वो टर्म है जो क्वेश्चन के रूप में पूछी जाती हैं। इसको दंड नायक या सेनापति कहते थे। शिस्त किसे कहते थे? भूमिकर, क्योंकि विजयनगर साम्राज्य की आय का मुख्य स्रोत होता था भूमिकर। कितनी उपज हो रही है, इसे शिस्त कहा जाता था। सामान्यतः, ऐसा नहीं पूरे विजयनगर में, नहीं, सामान्यतः जो है जनरली ये उपज का 1/6 भाग होता था। लेकिन कृष्णदेवराय ने अपने समय में भूमि की गुणवत्ता के आधार पे इसे अलग अलग रखा था कि जहाँ ज़्यादा बेहतर भूमि है वहाँ पे जो है थोड़ा ज़्यादा, जहाँ उतनी बेहतर भूमि नहीं है थोड़ा कम। फिर बात करें बहमनी साम्राज्य, क्योंकि ये विजयनगर के पैरेलल में चला था और मुगलों को पढ़ते समय भी महत्वपूर्ण हो जाता है। इस बहमनी को टूटने के बाद ये जो 5 सल्तनतें थीं, दक्कन सल्तनतें जिन्हें कहते हैं, उनको कैसे कैसे मुगलों ने अपने कंट्रोल में किया। तो मुगलों को पढ़ते समय रिवाइज भी होता है बहमनी। लेकिन ठीक है, अभी क्योंकि हमने विजयनगर को बहुत शानदार तरीके से पढ़ लिया है तो बहमनी को कंप्लीटली अवॉइड नहीं कर सकते। तो बहमनी को बहुत ब्रीफ में जान लेते हैं। बहमनी साम्राज्य की स्थापना ऑलरेडी हम देख चुके, हरिहर प्रथम के समय ही हो गई थी। और क्योंकि उसके बाद बहमनी जैसे ही एग्जिस्टेंस में आया, विजयनगर का विस्तार रुक गया था। तो 1347 ईस्वी में बहमनी राज्य की स्थापना हुई। संस्थापक कौन था? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह था, जिसे हसन गंगू के नाम से जानते हैं। राजधानी इसने बनाई थी गुलबर्गा को।
ये गॉसिप क्वीन मिसेस मिश्रा ने मेरे सफेद बाल देख लिए तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रीति जी, ये तो सिर्फ 15 रुपए वाली प्रॉब्लम है। गोदरेज एक्सपर्ट रिच क्रीम मिनी पैक में है एलोवेरा। अब कलर्ड बाल दिखेंगे सॉफ्ट एंड शाइनी। गोदरेज एक्सपर्ट रिच क्रीम ब्लैक ब्राउन शेड अब सिर्फ 15 रुपए में। Pele. I gotta go with Ronaldo. Iniesta. Bebeto. नाम से जानते हैं। राजधानी इसने बनाई थी गुलबर्गा को। ईरान के योद्धा बहमन शाह का वंशज मानता था ये स्वयं को कि भाई मैं ईरान का जो योद्धा बहमन शाह वंशज है उसी का हूं मैं, तो उसी का वंशज हूं मैं। ठीक वैसे ही जैसे जब हम दिल्ली सल्तनत को पढ़ते हैं उस समय भी हम ये देखते हैं कि किस तरह से कौन सा शासक खुद को अलग वंशज का बताता है, और उसके पीछे एक बड़ा कारण जो बताया जाता है वो ये कि ताकि लोगों में और जो अधिकारी वर्ग हैं उनके अंदर एक्सेप्टेंस बढ़ जाए, स्वीकार्यता बढ़ जाए। अगर कोई सामान्य व्यक्ति राजा बनेगा तो आसपास के लोग, मंत्रीगण, अधिकारी लोग वो उस लेवल पे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मान्यता नहीं देंगे। तो इसीलिए बलबन भी कहता था मैं अफरासियाब वंशज से हूँ। तो कुछ शासकों ने ऐसा क्यों बताया, उसके पीछे कुछ कारण रहे हैं। इसने क्या किया, अपने साम्राज्य को, इसी हसन गंगू ने अपने साम्राज्य को 4 प्रांतों में बांटा। आगे चलकर इन प्रांतों की संख्या बढ़ भी गई थी। कौन से थे 4 प्रांत? दौलताबाद, बरार, गुलबर्गा और बीदर। इन 4 प्रांतों में बांटा। बहमनी साम्राज्य के प्रमुख शासक, क्योंकि विजयनगर शासकों के साथ संघर्ष हुए बहमनी के प्रमुख शासकों के, तो इस वजह से नाम ऑलरेडी हम देख चुके हैं इनके, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मोहम्मद शाह प्रथम 1356 में हमने देखा ही था कौन शासक बना था संगम डायनेस्टी का 1356 में, तो 1336 से 56 तो हरिहर था। उसके बाद बुक्का, संगम वंश का जो राजा बना वो बुक्का बना था विजयनगर में। तो ऐसे में इसके समकालीन कौन था? मोहम्मद शाह प्रथम। अदोनी का युद्ध देखा था हमने, तो मोहम्मद शाह प्रथम 1358 से 75 तक राजा बना था। विजयनगर के साथ युद्ध में जो गोला बारूद का, गन पाउडर का जो यूज हुआ था वो इसी के समय हुआ। इसने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को थोड़ा मजबूत किया। फिर महत्वपूर्ण शासक बहमनी में, क्योंकि हम पढ़कर आ चुके हैं फिरोज शाह को, जिसे बहुत सारी भाषाएं आती थी, इसकी रानियां अलग अलग भाषाएं बोलने वाली थी। तो ताजुद्दीन फिरोज शाह विद्वान था, बहुत ज्ञानी था और साथ में कई भाषाओं को जानने वाला था। ये विद्वान शासक था। खगोल शास्त्र, एस्ट्रोनॉमी में इसकी बहुत रुचि थी। इसी वजह से दौलताबाद में एक वैधशाला, एक ऑब्जर्वेटरी भी बनवाई थी फिरोज शाह ने। फिर अहमद शाह प्रथम 1422 से 1436 तक, ये इसी फिरोज शाह जो विद्वान था इसका भाई था। इसने अपनी राजधानी को गुलबर्गा से हटाकर, क्योंकि हसन गंगू ने तो राजधानी गुलबर्गा को बनाया, इसने गुलबर्गा से हटाकर स्थानांतरित कर दी कहाँ? बीदर में। और क्योंकि ये जो अहमद शाह प्रथम था इसे ना वली कहा जाता था, इसे अहमद शाह वली भी कह दिया जाता है। क्यों? क्योंकि सूफी संत गेसु दराज के प्रति बहुत ज़्यादा श्रद्धा थी और बहुत ज़्यादा धर्म और न्याय प्रिय शासक था ये, तो इस वजह से इसे कहा जाता है वली, यानी संत भी कह दिया जाता है। किसे? बहमनी साम्राज्य के शासक, हम बात कर रहे हैं अहमद शाह प्रथम की, 1422 से 1436 की। फिर मोहम्मद शाह तृतीय जो था ये शासक बना, बहमनी शासक। इसके शासनकाल में बहमनी साम्राज्य अपने पीक पे पहुंचा था मोहम्मद शाह तृतीय के समय में, लेकिन इसका श्रेय मोहम्मद शाह तृतीय को नहीं जाता। एक ईरानी व्यापारी था जिसका नाम था महमूद गवां। ये महमूद गवां बहुत ज़्यादा टैलेंटेड, बहुत ज़्यादा शासन प्रशासन की समझ बहुत थी। धीरे धीरे अपनी स्किल को दिखाते हुए ये जो शासक था इसके बहुत क्लोज हो गया था। बाकी आसपास के जो प्रशासनिक अधिकारी, जो मंत्रीगण थे, उनको ये बात पसंद नहीं आ रही थी कि बाहर का कोई व्यक्ति इतना ज़्यादा क्लोज हो चुका है शासक के। अंत में तो महमूद गवां को मृत्युदंड दिया गया था शासक के द्वारा, और उसके बाद तो बहमनी साम्राज्य विघटित होना ही स्टार्ट हो गया था। लेकिन ध्यान देना है, मोहम्मद शाह तृतीय, इसके समय बहमनी साम्राज्य पीक पे था, क्योंकि इसके पास था पूरे साम्राज्य को संभालने और चलाने के लिए महमूद गवां, जो कि एक ईरानी व्यापारी था। इसने सैन्य प्रशासनिक सुधार किए थे, साम्राज्य की सीमाएं खूब बढ़ाई थी, विस्तार किया था।
इसके बाद बहमनी साम्राज्य का विघटन स्टार्ट हुआ। महमूद गवाह की मृत्यु के बाद दरबार में 2 गुट बन गए और जैसे ही गुट बनने स्टार्ट होते हैं वैसे ही डिक्लाइन, पतन स्टार्ट हो जाता है। किसी भी साम्राज्य का, किसी भी संस्था का अगर वहां पे भी लॉबी सिस्टम स्टार्ट हो जाए तो उसका भी डिक्लाइन स्टार्ट हो जाता है। तो अफाकी यानी बाहर से आए मुस्लिम और एक गुट बन गया दक्कनी यानी स्थानीय मुस्लिमों का, और आपस में लगातार संघर्ष, एक दूसरे से जो है विरोध की भावना। इसके चलते बहमनी वंश का अंतिम शासक कौन था? कलीमुल्लाह। कोई ज्यादा योग्य शासक था नहीं। 1518 से 1527 तक इसने रूल किया था। बहमनी साम्राज्य कमजोर होकर 5 स्वतंत्र राज्यों या हम कह सकते हैं सल्तनतों में बंट गया था। संयुक्त रूप से इन्हें दक्कन सल्तनतें कहा जाता है। कब कब बनी ये? तो 1490 में बरार। किसने अलग किया बरार को? बरार को अलग किया फतेहुल्लाह इमाद शाह ने, और यहाँ बरार में इमाद शाही वंश की शुरुआत की। 1490 में बीजापुर अलग हुआ, यूसुफ आदिल शाह ने अलग किया और आदिल शाही वंश की स्थापना की। और 1490 में अहमदनगर को अलग किया मलिक अहमद ने और निजाम शाही वंश की शुरुआत की। इसी तरह 1512 में गोलकुंडा, 1528 में बीदर। ध्यान देना है, बीदर में एक बात आपको ध्यान रखनी है कि ये जो कासिम बरीद था, इसी अमीर अली बरीद को क्या कहते हैं? दक्कन की लोमड़ी कहते हैं। यहाँ पे इसके पिता का नाम था कासिम बरीद, और कासिम बरीद ने एक्चुअल में जो है बीदर पे रूल करना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन क्योंकि कासिम बरीद ने किसी भी तरह का टाइटल, कोई उपाधि धारण नहीं की थी, तो इसी वजह से जो बीदर है उसमें बीदर शाही वंश का जो संस्थापक है वो माना जाता है अमीर अली बरीद को। इतिहास में अलग अलग इतिहासकारों ने जो राइट डाउन किया है, जो लिखा है, उसमें बहुत ज़्यादा कभी कभार कंफ्यूजन हो जाता है फैक्ट्स को लेकर के, लेकिन कंक्लूजन निकालते समय हर फैक्ट को जब ध्यान में दिया जाता है तो वो कंफ्यूजन क्लियर भी हो जाते हैं। तो ध्यान क्या देना है कि कभी भी बरीद शाही वंश की स्थापना किसने की, संस्थापक कौन था, तो ध्यान देना है ये अमीर अली बरीद था। अगर पूछा जाए कि बीदर को इस बहमनी साम्राज्य से अलग करके या स्वतंत्र रूप से शासन करना स्टार्ट किसने किया था, तो कासिम बरीद जो इसका पिता ही था, इसने कर दिया था। और इसके बाद में बेटे ने तो अलग वंश की स्थापना कर दी, क्योंकि इसने उपाधि धारण की, इसलिए वास्तविक संस्थापक ये कहलाता है। तो गोलकुंडा कुतुब शाही वंश और बीदर में बरीद शाही वंश की शुरुआत हुई। हिंदी और इंग्लिश में नाम हैं तो सेम ही हैं। फिर बात करें, क्या ये स्वतंत्र रियासतें रह पाई? नहीं रह पाई, क्योंकि बरार 1565 में तालीकोटा के युद्ध में बरार तो शामिल हुआ ही नहीं था। बीदर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर, इन चारों ने मिलकर बिल्कुल अटैक किया विजयनगर पे। विजयनगर हार गया, साम्राज्य हार गया, रामराय मारा गया। लेकिन और उसके बाद तो विजयनगर खंडर में बदलने लग गया। अराविडु वंश एक नया वंश शुरू हुआ, लेकिन उसमें उतने कैपेबल रूलर नहीं हो पाए, उतने योग्य शासक नहीं हो पाए, जिसके चलते फाइनली विजयनगर का पतन हुआ। 3 नए राज्य अस्तित्व में आए, मैसूर आया, तंजौर आया, मदुरई आया। लेकिन यहाँ पे ये जो बहमनी साम्राज्य था, ये जो 5 हिस्सों में टूटा, क्या ये हिस्से स्वतंत्र रह पाए? नहीं रह पाए। कैसे? 1574 में बरार को अहमदनगर ने कब्जा कर लिया। तो अब सल्तनतें कितनी बची? 5 से 4 हो गई, क्योंकि बरार अहमदनगर में शामिल हो गया था। 1618 में बीदर को बीजापुर ने मिला लिया। अब सल्तनतें कितनी बची हैं? 3 बची हैं। अब इसके बाद में कौन कौन सी 3 बची हैं? एक अहमदनगर है, एक बीजापुर है, एक गोलकुंडा है। इसके अलावा बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा, तो 3 सल्तनतें बची थी। तो 1618 में बीदर को बीजापुर ने मिला लिया। 1633 ईस्वी में अहमदनगर को, जिसमें बरार भी शामिल था और अहमदनगर भी, इसको मुगल बादशाह शाहजहां के द्वारा अपने कंट्रोल में ले लिया गया, जीत लिया गया। 1686 में औरंगजेब अपने बेटे के पीछे उसे ढूंढने के लिए ऐसा दक्षिण भारत के अभियान पे निकला था कि मृत्यु तक वापस उत्तर भारत, दिल्ली तक पहुंच ही नहीं पाया कभी। लेकिन दक्षिण में अभियान करते हुए औरंगजेब ने 1686 में बीजापुर को और 1687 में गोलकुंडा को अपने कंट्रोल में ले लिया था। यानी ये 5 सल्तनतें जो थी वो मुगल साम्राज्यों के कंट्रोल में जा चुकी थी। तो बहमनी साम्राज्य था,
5 सल्तनतों में टूटा, फिर 5 सल्तनतें जो थी वो जाकर के मुगल साम्राज्य में समाहित हो गई, उसी में मिल गई। तो ये था विजयनगर और बहमनी साम्राज्य। पहले कहानी, उसके बाद थोड़ा कहानी का विस्तार, कुछ बातें कृष्णदेव राय से जुड़ी हुई हमने जानी कहानी के रूप में, ताकि आपको ध्यान रहे कि क्वेश्चन जहां से पूछे जाते हैं उसके पीछे भी कारण होते हैं। पर्टिकुलर सेगमेंट या टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसके पीछे कारण रहते हैं, तो उस पर आपका स्पेशल एम्फेसिस विशेष रूप से ध्यान जा सके। तो हमने आज 2 साम्राज्यों की कहानी को जाना है। इन साम्राज्यों के बारे में, इन राजाओं के बारे में, इनकी रणनीतियों के बारे में, युद्धों के बारे में जो भी आपकी राय है आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।